हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो हमारा अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है। तो हमसे इस सेमेस्टर वाइज एग्जाम में कितनी यूनिट्स पूछी जाएंगी और उन यूनिट्स में कितने चैप्टर पूछे जाएंगे उसकी हम बात अभी करने वाले हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमसे टोटल 8 यूनिट पूछी जाएंगी और उन 8 यूनिट्स में हमसे टोटल 11 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं। तो जो 8 यूनिट्स हैं हमारी, वो कौन कौन सी यूनिट के क्या नाम है, और सबसे पहले कि हमें जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जिस बुक को पढ़ना उस बुक का क्या नाम है उसकी हम बात करते हैं, और कितने चैप्टर्स हैं उनकी बात फिर हम करते हैं। तो जो बुक रहेगी हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, उस बुक का नाम हमारी थ्योरी बुक की बात है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो थ्योरी बुक की बात करें कि थ्योरी में हमसे कौन सी बुक पूछी जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए हमें दूसरी बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम बात यहाँ पे थ्योरी वाले सिलेबस की कर रहे हैं। तो थ्योरी वाले पार्ट में जो हमें बुक लगने वाली है उसका नाम है हमारा केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमारी बुक का नाम क्या रहेगा? केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी कि हमें जो थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस रहने वाला है वो पूरा सिलेबस हमारा केमिकल डायनामिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करने वाला है। तो इसमें हमारे पास में टोटल कितनी यूनिट्स पूछी जाएंगी, इन दोनों को मिला के हमसे जो टोटल यूनिट पूछी जाएगी, टोटल यूनिट की अगर हम बात करें तो टोटल हमसे 8 यूनिट पूछी जाएगी, और इन 8 यूनिट में हमारे पास में 11 चैप्टर्स रहने वाले हैं। कितने चैप्टर रहने वाले? टोटल 11 चैप्टर हमें पढ़ने रहेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। तो कौन कौन से वो चैप्टर है, कौन कौन सी यूनिट है, उनके अगर हम देखें तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट रहेगी हमारी, यूनिट नंबर जो फर्स्ट हमारी रहेगी उसमें हमसे कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे उनकी अगर हम बात करें तो ये मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पर। मैं ये आपको इसका फोटो वीडियो के लास्ट में भी शेयर आपसे कर दूंगा, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट हमसे पूछी जाएगी उसमें हमारे टोटल 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर रहने वाले उनकी अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, यूनिट फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो चैप्टर था वही चैप्टर हमारा यहाँ पे रहने वाला है, केमिकल काइनेटिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा उसका नाम क्या रहने वाला है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा उसका नाम हमारा क्या रहेगा? केमिकल काइनेटिक्स। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर है। अब इस केमिकल काइनेटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा? तो केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ना पड़ेंगे हमको, जिसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना पड़ेगी। इसके बाद में हमें फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे हम। जिसके बाद में हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड की बात करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम किस में करने वाले हैं? यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जो आप बीएससी में पढ़ के आए थे वही वाला चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स। तो लगभग चीजें सेम रहने वाली है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से। इसके बाद जो चैप्टर नंबर सेकंड हमारा रहने वाला है, चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का? वो रहने वाला है हमारा थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो अब जो थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो उसमें भी हम वही पढ़ने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ के आए। क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने? तो इसमें हमें पढ़ना है अरेनियस थ्योरी पढ़नी है हमें। इसके बाद में हमें टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है इक्वेशंस के ऊपर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें हमको कोलिजन थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद में हमें इसमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक एक्सपेक्ट, केमिकल रिएक्शंस के लिए जो थर्मोडायनामिक्स एक्सपेक्ट रहने वाले वो चीजें हमको इसमें पढ़ने, वो टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट में हमको कितने 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट पे हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है केमिकल काइनेटिक्स, नंबर सेकंड पे जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकंड में हमें जो चैप्टर पढ़ना, चैप्टर नंबर जो हमारा आएगा वो चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर थर्ड रहने वाला है हमारा।
चैप्टर नंबर थर्ड, और चैप्टर नंबर थर्ड का हमारा जो नाम रहने वाला है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था, इसे हिंदी में बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये थर्ड चैप्टर रहने वाला है हमारे यूनिट नंबर सेकंड का। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इसमें हमें पढ़ने हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे हम, इसके बाद में इसमें हम फ्री एनर्जी की बात करेंगे, इसके बाद में हम थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशंस की बात करने वाले, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन हमें लगने वाले हैं यहाँ पे उनकी बात करेंगे हम, लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ली सेतालिया का प्रिंसिपल। ली सेतालिया प्रिंसिपल हम 11th में भी पढ़ा था हमने, 12 जिसके बाद में 9th 10th में भी था ली सेतालिया का प्रिंसिपल। इसके बाद में हमें रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ना है यहाँ पर, यानी कि यूनिट नंबर सेकंड में जो हमें जितनी भी बातें करनी वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारी बातें करनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड जो होने वाली हमारी वो भी बहुत छोटी यूनिट है, यानी कि उसमें भी एक ही चैप्टर रहने वाला है यूनिट नंबर सेकंड जैसे। अब बात करें हम यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड यानी कि जो हमारा चैप्टर आने वाला है अब वो चैप्टर कौन सा रहेगा? हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ। तो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, उसका नाम क्या है? फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। इसके बाद में हम गिब्स इक्वेशन का डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे गिब्स इक्वेशंस का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है और टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। फेज इक्विलिब्रियम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहेंगे वो रहेंगे हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, गिब्स एनर्जी और कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, ये बात हम करेंगे यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3 यहाँ पर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। हम यूनिट नंबर 4 या फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो इस फोर्थ यूनिट में हमको चैप्टर जो रहने वाले 3 चैप्टर रहने वाले। ये यूनिट हमारी थोड़ी सी लेंदी यूनिट होने वाली है, तो इसमें हमारे 3 चैप्टर रहने वाले। तो जो चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 आने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा नाम है उसका नाम है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट के जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमें टॉपिक्स पढ़ना उनमें अगर हम बात करें तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, हमें काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशंस पढ़नी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे पढ़ना है आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशंस आया था, हमारी आइडियल गैस जो थी PV = nRT, उसका जो आइडियल बिहेवियर से किस तरह से डेविएशन शो करती, वो सारी बातें हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? गैसियस स्टेट वाले टॉपिक में पढ़ने वाले, टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 5 में। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 जो हमारा होने वाला है उसका नाम है हमारा क्रिटिकल फिनोमिना। क्रिटिकल फिनोमिना। अब क्रिटिकल फिनोमिना में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है PV आइसोथर्म ऑफ रियल गैस। रियल गैस की PV जो आइसोथर्म दी गई थी उसकी बात हम करेंगे क्रिटिकल फिनोमिना में। इसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल कांस्टेंट और वांडरवाल कांस्टेंट में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल फिनोमिना में। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, इसी यूनिट में आने वाला हमारा यूनिट 4 में जो चैप्टर नंबर हमारा 7 आने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा रहने वाला है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है उसका नाम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर। ये यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, ये वाला रिफ्लेक्स मारती है लाइट यहाँ पर। तो जो चैप्टर नंबर 7 हमारा रहने वाला है उसका नाम क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के भी सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है हमारा क्वालिटेटिव डिस्कशन। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की बात करेंगे हम यहाँ पे। मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की बात करेंगे किसी भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी के लिए। उसके बाद में हमें जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कितनी तरह की होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कोलिजन नंबर की बात करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर 7 हमारा है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, उसमें सारे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारी यूनिट आती है हमारी, इसके बाद यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, यानी कि चैप्टर नंबर 8 हमारा आने वाला है। यूनिट नंबर हमारी आने वाली है 5। अब जो यूनिट नंबर 5 है हमारी, इसमें हमारा जो चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 8 हमारा है लिक्विड स्टेट। इसके भी वीडियो हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 होने वाला है और इसका नाम क्या रहेगा हमारा, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लिक्विड स्टेट में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लिक्विड क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं, जिसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विड गैसेस और सॉलिड स्टेट में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं हम, लिक्विड क्रिस्टल और सॉलिड और नॉर्मल क्रिस्टल में डिफरेंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये भी हमारी यूनिट काफी छोटी होने वाली है, यूनिट नंबर 5। इसके बाद में हमारी आती है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर जो 6 है हमारी, यूनिट नंबर 6 से हमारी शुरू हो जाती है कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री, शुरू हो जाती है यूनिट नंबर 6 से। तो जो यूनिट नंबर 6 है उसमें जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 9 होने वाला है और इसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री में हम क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, इसके बाद में हमारे लिगेंड्स क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल मेटल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से रहते हैं, हमारे लिगेंड किस तरह से रहते हैं, बाइडेंटेंट लिगेंड क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने रहते, वो सारी बातें हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद में हमारी आती है यूनिट नंबर 7। ये भी हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही रहने वाली है। तो यूनिट नंबर जो 7 हमारी होने वाली है, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 होने वाला है, 10वां जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये मैंने सी लिखा है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी क्या क्या है, वो हमारी क्या क्या होने वाली है। तो थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग किस तरह से होती है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है। इसके बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसकी बात हम करेंगे इसमें यहाँ थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात हम यहाँ पे करने वाले। ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनके थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? तो इसमें हमें पढ़ना रहेगा कि कंपाउंड जो रहते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनकी काइनेटिक्स एक्सपेक्ट क्या रहते हैं थर्मोडायनामिक्स से, या उनके काइनेटिक्स एक्सपेक्ट क्या रहते हैं। स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 10 के सेकंड वाले पार्ट में। अब हम बात करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 8 की, या यूनिट नंबर जो हमारी लास्ट यूनिट है उसकी, यूनिट नंबर 8 की हम बात करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 8 में जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर हमारा 11 होने वाला है। ये लास्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि यहाँ से हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एंट्री हो गई है। अब हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 3rd ईयर में पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ना रहेगा। तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, तो ये वाली जो यूनिट है इसमें भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, और सेकंड जो पार्ट है चैप्टर का 11 नंबर के चैप्टर का, इसके सेकंड पार्ट में हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका जो मैग्नेटिज्म है, मोमेंटम किस तरह से दिखाते हैं, वो जो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या किस तरह की रहती है, उनकी बात हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के सेकंड
पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या रहता है, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या रहता है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और सिलेक्शंस रूल की बात करेंगे हम कि कोई अगर मान लो कोई कंपाउंड है तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको एक्टिव होने के लिए कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर वो दिखा रहा है, ट्रांजिशंस अगर हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का एक लेवल से दूसरे लेवल पर अगर ट्रांजिशन हो रहे हैं तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, कौन सा सिलेक्शन रूल है, उनकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन करवाते हैं और वो जो सब्सटेंस रहता है, वो जो कंपाउंड रहता है जिसपे भी आप इंटरेक्शन करवा रहे हो, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे अपना इंटरेक्शन देता है और कुछ हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं ट्रांजिशंस मेटल के। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की कि कौन सा ट्रांजिशंस मेटल किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, कोई डायामैग्नेटिक दिखाता है, कोई पैरामैग्नेटिक दिखाता है, कोई फेरोमैग्नेटिक दिखाता है, कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक दिखाता है, उनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑर्बिटल मोमेंटम और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इन ऑर्बिटल मोमेंटम में मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंटम जो जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है किसी भी, ये चीज़ें आपको अभी नहीं लग रही होगी लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ये जब सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे पूरी चीज़ों को तो आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना भी। तो ये जो हमारी 8 यूनिट और जो 11 चैप्टर है ये हमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं। इनका जो पूरा सिलेबस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो मैंने लिख के रखा है, इनका फोटो मैं आपको लगा दूंगा तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट इनके ले लेना। तो ये बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर में हमारे 8 यूनिट और 11 चैप्टर होने वाले हैं, इनके जो वीडियोस है वो हम 15 अगस्त के बाद से कंटिन्यूस डेली एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप बीएससी केमिस्ट्री में थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।